गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे विल स्टार्ट द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है। लाइफ प्रोसेस के अंदर इस चैप्टर में जो भी लाइफ को चलाने के लिए जो भी प्रोसेस नेसेसरी है, लाइक न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इस सारे टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हमें लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें जो है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच के डिफरेंस को पढ़ना होगा कि लिविंग और नॉन लिविंग किसे कहते हैं। ओके, क्योंकि लाइफ प्रोसेस की यदि हम बात करें तो लाइफ प्रोसेस किसके अंदर होगा। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी लाइफ प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। तो कौन सी क्राइटेरिया है, वो कौन सा बेसिस है जिसके बेसिस पे, वो कौन सी चीज़ें जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ओके, लाइक हम देखते हैं, यदि मैं आपको ये डिफ्रेंशिएट करने को बोलूँ कि आप लिविंग और नॉन लिविंग चीज़ों के बीच में डिफ्रेंशिएट करो तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे आप कह सकते हो। लाइक लिविंग थिंग्स है तो रिस्पायर करेगा, रिस्पिरेशन होगा उसके अंदर। लिविंग थिंग्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मूवमेंट होता है लिविंग थिंग्स के अंदर। ओके, लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, राइट। सो इन बेसिस पे हम कह सकते हैं कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज लिविंग और नॉन लिविंग। Okay, so how do we tell the difference what is alive and what is not alive, right? If we see, जैसे आप डॉग को देखते हो रन करते हुए, रनिंग डॉग को देखते हो, काऊ को देखते हो जो चिविंग कर्ड को चिव कर रही होती है, या मैन को देखते हो जो शाउट कर रहा होता है, तो आप क्या कहते हो? इन सब एक्टिविटीज़ को देख करके आप क्या देते हो कि वो लिविंग है, राइट। इसका मतलब है क्या वो ए एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होंगे तो आप ये कह दो कि वो नॉन लिविंग है? ऐसा तो नहीं है। लाइक यदि कोई ऑर्गेनिज्म अस्लीप कंडीशन में है, यदि कोई ह्यूमन बीइंग अस्लीप कंडीशन में है, कोई एनिमल यदि सो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो नॉन लिविंग है? ऐसा तो नहीं हो सकता बच्चों। ओके, सो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे अस्लीप कंडीशन में भी आप देख करके बता देते हो कि नहीं, ये ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग कंडीशन में है, राइट। ऐसा जैसे आप उसका ब्रीदिंग रेट चेक करोगे, आप उसका ब्रीदिंग चेक करोगे कि वेदर ही इज डूइंग रिस्पिरेशन और नॉट। यदि वो रिस्पिरेशन कर रहा होता है तो इसका मतलब है कि वो लिविंग कंडीशन में है। सिंपल सी चीज़ें हैं। ओके, सो वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो डैट दे आर अलाइव। व्हाट अबाउट द प्लांट? तो प्लांट के बारे में आप ऐसा क्या सोचते हो? प्लांट के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या प्लांट लिविंग है या डेड हो सकता है? तो आप प्लांट की जब भी हम बात करें तो आप देखते हो कि प्लांट ग्रीन है या नहीं है। यदि प्लांट ग्रीन होता है तो हम कह देते हैं कि प्लांट लिविंग है, लेकिन जब कोई भी प्लांट डेड होता है तो उसका कलर ब्राउन या येलोइश टाइप का हो जाता है, राइट। सो कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो ग्रीन कलर के नहीं हैं। इसका मतलब क्या वो डेड है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ग्रीन कलर वो क्राइटेरिया नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि प्लांट लिविंग है या डेड है। तो फिर प्लांट के बारे में हम कैसे जानेंगे? सो प्लांट में यदि मूवमेंट हो रहा हो, लाइक प्लांट में यदि ग्रोथ मूवमेंट हो रहा है, प्लांट में यदि ग्रोथ हो रहा होता है, ओके, देन हम कहते हैं कि प्लांट इज लिविंग। और यदि प्लांट का ग्रोथ स्टॉप है तो हम कह सकते हैं कि प्लांट इज नॉन लिविंग, राइट। ओके, सो इन अदर वर्ड we tend to think of some short term movement, either growth related or not, as common evidences for being alive। तो आपने देखा अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें आपने देखा कि मूवमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ें लिविंग है या नहीं लिविंग है। बट कुछ मूवमेंट जो होती हैं, जैसे आप यहाँ देखो, सम मूवमेंट आर विजिबल मूवमेंट, कुछ मूवमेंट आर विजिबल मूवमेंट, ओके, एंड कुछ मूवमेंट जो होती है वो इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। ओके, सो कुछ मूवमेंट विजिबल होती हैं और कुछ मूवमेंट इनविजिबल होती हैं। लाइक जैसे हम जब चलते हैं या अपने हाथ पैरों को मूव करते हैं तो विजिबल है, बट मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर गोइंग इनसाइड आवर बॉडी, लाइक मूवमेंट ऑफ ब्लड, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सारी मूवमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर है इनविजिबल मूवमेंट है, ठीक है। तो वो मूवमेंट जो है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होगा, बट जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर ये इनविजिबल मूवमेंट नहीं हो सकता। तो वायरस के बारे में आपका क्या ख्याल है? वायरस को आप किस कैटेगरी में रखते हो? इनफैक्ट वायरसेस डोंट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो वायरस तो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता, तो वायरस इज लिविंग और डेड?
तो जैसा कि आप जानते हो कि वायरस को हम बॉर्डर लाइन पे रखते हैं। बॉर्डर लाइन मीन्स लिविंग और डेड के बॉर्डर लाइन पे। वायरस इज़ नीदर लिविंग नॉर डेड। जैसे ही वो किसी सेल को ऑक्युपाई करता है, जब वो किसी सेल को इन्फेक्ट करता है तो वो लिविंग कंडीशन में चला जाता है। बट जैसे जब तक वायरस सेल के बाहर है तो वो डेड कंडीशन में होता है। ओके, राइट। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ। तो नेक्स्ट थिंग है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारे लाइफ के लिए क्यों ज़रूरी है। So we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structure. They can have a tissue have cell have smaller component in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized order nature of living structure is very likely to keep breaking down over time. तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? ओके, सो आप जानते हो कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, एंड ग्रुप ऑफ सेल फॉर्म अ टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, राइट। सो कोई भी लिविंग थिंग्स है तो टाइम के साथ वो डिग्रेड होगा, और यदि उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट ना हो, लाइक यदि उसका मान लो उसका सेल डिस्ट्रॉय हो गया, टिश्यू डिस्ट्रॉय हो गया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है जिससे उसके अंदर डिग्रेडेशन हो रहा है, तो उनको रिपेयर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए मॉलिक्यूलर का मूवमेंट होना ज़रूरी होता है, राइट। क्योंकि कोई भी लिविंग थिंग्स है, कोई भी एक सिस्टम है, उसके अंदर ब्रेकडाउन प्रोसेस चलता रहेगा। इफ़ ऑर्डर ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। और यदि इसी तरीके से ब्रेकडाउन होता रहा तो ऑर्गेनिज्म तो डेड हो जाएगा। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप ऑन रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उनका जो है रिपेयरिंग एंड स्ट्रक्चर का मेंटेनेंस हो ही नहीं सकता। सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट आर वेरी नेसेसरी टू कीप देम अलाइव, राइट, सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्योंकि आपको पता है कि जितने भी स्ट्रक्चर है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, वो सब बने होते हैं किसके? मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। सो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट पूरे टाइम हमारे बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, सो व्हाट आर द मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये मेंटेनेंस प्रोसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। लेट्स एक्सप्लोर इट। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। सो पहला क्वेश्चन जो कि हमारा टॉपिक का नाम ही है, लाइफ प्रोसेस क्या होता है बच्चों। तो लाइफ प्रोसेस, लाइफ को चलाने के लिए जो है वो सारे प्रोसेस जो ज़रूरी हैं, डैट इज़ नोन एज लाइफ प्रोसेस। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो आप क्या सोचते हो, आपको ऐसा लगता है क्या कि जब हम कोई भी काम नहीं कर रहे होते तो हमारे बॉडी के अंदर कोई मेंटेनेंस फंक्शन या कोई भी काम नहीं हो रहा होता? ऐसा तो नहीं है। जब हम बैठे हैं, लाइक जब हम सो रहे होते हैं, उस समय भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन हो रहा होता है। ओके, और ऐसा नहीं है कि हम जब काम कर रहे होते हैं, कुछ विग्रस एक्सरसाइज करेंगे या कुछ लेबोरियस वर्क करेंगे तो उसी समय हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होगा। हम जब एकदम साइलेंट कंडीशन में बैठे होते हैं, एकदम रेस्ट कंडीशन में बैठे होते हैं, दैट टाइम हमारे बॉडी के अंदर भी फंक्शन हो रहा होता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग, जब हम बिल्कुल आराम से बैठे हों, जस्ट सिटिंग, चिल कर रहे हो, सिटिंग इन द क्लास, इवन वी आर जस्ट अस्लीप, जब आराम से सो रहे हों, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। तब भी हमारे बॉडी के अंदर मेंटेनेंस जॉब चलता रहता है। द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब और लाइफ प्रोसेस। और वो सारे प्रोसेस जो इस मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करते हैं, दैट ऑल प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। उन्हीं सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। ओके, सो लाइफ प्रोसेस क्या है बच्चों? जो मेंटेनेंस फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है ऑल द टाइम, वेदर वी आर डूइंग एनी वर्क और नॉट, वेदर वी आर इन अ स्लीप कंडीशन और वी आर इन अ सिटिंग कंडीशन, हर समय हमारे बॉडी के अंदर जो है फंक्शन चलता रहता है। इन सारे मेंटेनेंस फंक्शन इज नोन एज, collectively known as life process. Okay, so since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. और जैसा कि मैंने बोला कि मेंटेनेंस फंक्शन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर डैमेज होता रहता है, ब्रेकडाउन होता रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए मेंटेनेंस फंक्शन बहुत ही ज़रूरी है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम
आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, और उस मेंटेनेंस फंक्शन के लिए जो एनर्जी है वो कहाँ से आता है, हमारे बॉडी के बाहर से. सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड. ओके, सो हमारे बॉडी के बाहर से जो मेंटेनेंस फंक्शन के लिए एनर्जी आता है, वो एनर्जी किस फॉर्म में हमारे बॉडी के में आता है, फूड के फॉर्म में आता है. यदि आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को खाना देना बंद कर दो तो थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे उसका बॉडी डिग्रेड करेगा और अल्टीमेटली उसका डेथ हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है. जो भी चीज़ें ब्रेक डाउन हो रहा है उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं हम, राइट. सो हमारे फूड जो है, हम कह सकते हैं फूड इज़ अ एनर्जी फॉर आवर बॉडी. फूड जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन, और फूड से हमें क्या मिलता है, न्यूट्रिशन. If the body size of an organism is to grow, additional raw material will also be needed from outside. Since life on earth depend on carbon-based molecules, most of these food sources are also carbon-based. वो तो एक बात है कि जो भी आप फूड खाते हो, बेसिकली फूड क्या होता है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं. डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस carbon sources, different organism can then use different kind of nutritional process. ओके, तो सारे ऑर्गेनिज्म का न्यूट्रिशन प्रोसेस अलग अलग होता है, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं कि सारे ऑर्गेनिज्म को एक ही तरह का फूड चाहिए, एक ही तरह का कार्बन कंपाउंड चाहिए. मीन्स खाने वाला जो भी चीज़ें है वो एक तरह का चाहिए. हर ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट उनकी बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग है. ओके, the sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of an individual organism. तो सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, डैट मीन्स जो फूड है आउटसाइड से जो हम फूड लेते हैं अपने बॉडी के लिए, तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग है, क्योंकि वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस तरह के इन्वायरमेंटल कंडीशन में ग्रो कर रहा है. ओके, इन्वायरमेंट तो किसी के कंट्रोल में नहीं है. दिस सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी. तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी हम बाहर से लेते हैं, डैट मीन्स जो फूड हम बाहर से लेते हैं, तो लेने के बाद जो भी फूड हम लेते हैं उसको ब्रोकन डाउन करते हैं, उसको तोड़ते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स में और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर द मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर एज वेल एज टू बी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो. ओके, जो फूड भी हम बाहर से लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो फूड एज इट इज़ हमारे बॉडी में यूज़ हो जाता है, उसको हमें तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और उसको फिर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड देन बॉडी उसको यूज़ करता है अपने मेंटेनेंस प्रोसेस के लिए. फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी. और इसके लिए हमारे बॉडी के अंदर जो है एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस जो है हर समय चलता रहता है. ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स. जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन चलता रहता है हमारे बॉडी के अंदर. फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी. और इसके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, जैसे ऑक्सीडेशन करना है मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवाना है. ओके, सो फूड को तोड़ने के लिए हमें ऑक्सीडेशन करना होता है फूड का, तो उसके लिए हमें बाहर से ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ अ फूड सोर्स फॉर सेलुलर नीड्स. तो पहले तो हम फूड लेते हैं, उसके बाद उस फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस फूड के ऑक्सीडेशन के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है. देन वी रिस्पायर, है ना, एंड रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग के थ्रू, रिस्पायरेशन के थ्रू हम ऑक्सीजन लेते हैं. और जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में आता है, देन फूड कंबाइन विद द ऑक्सीजन, और इस तरीके से फूड का ऑक्सीडेशन होता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज रिस्पिरेशन. ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रिस्पिरेशन, राइट. वेट फूड. ओके, इन द केस ऑफ अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, यदि आपको क्या लगता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, ये तो बड़े ऑर्गेनिज्म की बात हो गई, लेकिन यदि कोई ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बना है, कोई सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो क्या उसके अंदर कैसा प्रोसेस होता होगा. तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है, उसके अंदर कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है फूड इंटेक के लिए. जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको पता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, हर काम के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है.
जैसे डाइजेशन के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, रिस्पिरेशन के लिए, हर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गन है। बट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देयर इज़ अ नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑर्गन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर तो कोई भी ऑर्गन है नहीं इस तरह का। सो हाउ डज इट टेक द फूड? ओके, सो वो एक यूनिसेलुलर कहने का मतलब सिर्फ एक ही सेल है, तो एक सेल की हेल्प से ही वो फूड को इंटेक भी करेगा, देन उसका ऑक्सीडेशन भी करेगा, ब्रेकडाउन भी करेगा, उसको न्यूट्रिशन में जो एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा, एंड सिंगल सेल की हेल्प से ही वो एक्सक्रेशन भी करेगा। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है एक ही सेल सारे वर्क को परफॉर्म करता है। इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in a contact with the environment। तो जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है बच्चों, लाइक देखो ये कोई बैक्टीरिया या कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अमीबा है, तो इसका जो बॉडी सरफेस है, दिस इज द बॉडी सरफेस, और मान लो इधर ऑक्सीजन है, ओके, और इसे ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी, इसको अपने बॉडी के अंदर लेना है। आपको पता है कि कोई भी चीज़ें जो है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी जहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है उधर से कम की तरफ आराम से वो डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा जा सकता है। तो इन्वायरमेंट की में ऑक्सीजन ज़्यादा है और इसके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, देन ऑक्सीजन विल फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बाहर से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज़न प्रोसेस, जो कि आप जानते हो, डिफ्यूज़न प्रोसेस के द्वारा आराम से इनसाइड में चला जाएगा, ओके। और इनसाइड में जब ब्रेकडाउन प्रोसेस होगा फूड का, ऑक्सीडेशन होगा फूड का, और जब बॉडी के अंदर CO2 प्रोड्यूस होगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में, देन बॉडी के अंदर जब CO2 प्रोड्यूस हो रहा है उस कंडीशन में बाहर में मीन्स बॉडी के बाहर CO2 कम है, देन बॉडी के अंदर से बाहर डिफ्यूज़न के द्वारा जो है वेस्ट रिमूवल भी हो जाएगा, राइट। क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एक सेल है वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है और डिफ्यूज़न बहुत ही आराम से हो सकता है। बट इन द केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइक हमारे बॉडी में या कोई भी बड़े एनिमल के बॉडी में जो कि बहुत सारे सेल से बने हैं, डिफ्यूज़न प्रोसेस इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। डिफ्यूज़न प्रोसेस से ऐसा नहीं कि पूरा डिफ्यूज़न प्रोसेस से जो है ऑक्सीजन हमारे बॉडी में चला जाएगा एंड बॉडी का वेस्ट जो है बाहर निकल के आ जाएगा। तो बच्चों हमारे बॉडी के अंदर, सपोज ये हमारा बॉडी है, ओके, तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो है बहुत सारे ऑर्गन आर देयर एंड बहुत सारा सेल टिश्यू सब है। तो एकदम से इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं है, क्योंकि डीप सीटेड बहुत सारे टिश्यू या ऑर्गन होते हैं जो यदि ऑक्सीजन अंदर जाना भी चाहे तो क्या होगा। आप सपोज करो ऑक्सीजन आपके बॉडी में अंदर जाना चाहता है तो बहुत ज़्यादा तो स्किन के अपर सरफेस के कांटेक्ट में ही रह जाएगा, बॉडी के एकदम से अंदर तो जा नहीं सकता। और CO2 यदि आपके बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है सेल के अंदर, तो बॉडी के बहुत अंदर में CO2 प्रोड्यूस हो रहा है तो बाहर निकल के आ नहीं सकता, ओके। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है सिंपल डिफ्यूजन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, क्योंकि एक सेल आराम से इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होती हैं तो डिफ्यूज़न हो सकता है। बट हमारे बॉडी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, राइट, ओके। अब हम आगे चलते हैं। द सिंपल डिफ्यूज़न विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द सेल। हमारे बॉडी के अंदर सिंपल डिफ्यूज़न सारे रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकती। वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो हमारे बॉडी में बच्चों जब रिस्पिरेशन होना होगा, यानी ऑक्सीजन को जब इनटेक करना है या CO2 को बाहर निकालना है, तो हर चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। लाइक रिस्पिरेशन होना है तो उसके लिए हम लंग से ब्रीदिंग कर सकते हैं या रिस्पायर कर सकते हैं, लंग से होगा। और वेस्ट को बाहर निकालना है तो हर चीज़ के लिए एक एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी के अंदर। We are familiar with the idea of these specialized tissue and with their organization in the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of a specialized tissue. Right? तो हमारे बॉडी के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से फूड लेना भी है, फूड का अपटेक भी करना है, तो वो भी इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है कि आराम से हम फूड के पास बैठ जाएंगे और फूड आराम से हमारे बॉडी में डिफ्यूजन से चला जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उसके लिए भी हमारे बॉडी के अंदर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है जिससे
फूड जो है फूड इनटेक हम कर सकते हैं। ओके, लाइक एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से लेके एनस तक जो बना हुआ है, आप माउथ से फूड का इनटेक करते हो, देन फूड को ब्रेक डाउन करते हो, फिर डाइजेस्ट करते हो, एब्जॉर्ब करते हो, बहुत सारा प्रोसेस होता है। देन जो है फूड को अपने पूरे बॉडी में अब जो है फूड के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो आप तोड़ते हो तो एब्जॉर्प्शन हो सकता है, एसिमिलेशन हो सकता है। ओके, दिस प्रोसेस इज this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body of an organism while all part of the body need them। और आपको पता है बच्चों कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे आपने फूड खा लिया, राइट, स्टमक में चला गया, ऑक्सीजन भी आपने ले लिया, बट ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ फूड का ज़रूरत आपके स्टमक को और एलिमेंट्री कैनाल को ही है, या फिर ऑक्सीजन का ज़रूरत आपको सिर्फ रिस्पिरेटरी सिस्टम को ही है। फूड और ऑक्सीजन तो आपके पूरे बॉडी में हर एक सेल को चाहिए। तो हर एक सेल तक जो फूड मॉलिक्यूल्स है हमारे पास या जो ऑक्सीजन है उसको कैसे पहुंचाया जाए, राइट। तो इसके लिए हमें फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाना होगा, ओके, जिससे हर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, मीन्स एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सके। दिस सिचुएशन creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another place in the body. When chemical reaction use the carbon sources and the oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cell of the body but could even be harmful। और आपको ये पता है कि जब फूड हमारे बॉडी में जाता है देन ऑक्सीजन भी हमारे बॉडी में इंटर करता है, फिर फूड का ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स फूड को ब्रेक डाउन किया जाएगा, उसके बाद जो है बहुत सारा वेस्ट मटेरियल भी बॉडी में जनरेट होता है। सारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के बाद बहुत सारा वेस्ट, और जब वेस्ट हमारे बॉडी में रहेगा तो हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए, तो वेस्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। तो उसके लिए भी एक सिस्टम चाहिए, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, जैसे लिक्विड वेस्ट को जब रिलीज करना होता है हमारे बॉडी से, बहुत सारा लिक्विड वेस्ट भी जनरेट होता है। So these waste byproduct are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। तो excretion process के द्वारा इन वेस्ट को हमारे बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। Again, if the basic rule for the body design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed। और इस तरीके से excretory system भी, तो आपने देखा लाइफ प्रोसेस के लिए जो एक बहुत ही सिंपल टर्म है लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी में जो है बेसिकली जो है 3-4 प्रोसेस को मिला करके ही लाइफ प्रोसेस चल सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइफ प्रोसेस इज अ सिंगल प्रोसेस। पूरे लाइफ को चलाने के लिए सबसे पहले तो आपको फूड का इंटेक करना है, न्यूट्रिशन लेना है, देन न्यूट्रिशन को फिर आपको रिस्पिरेशन करना है, मीन्स उस न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन, उस फूड का ब्रेकडाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने खाना खा लिया तो हो गया बस, उसका ब्रेकडाउन करना है, उससे एनर्जी रिलीज़ करवाना है। देन ब्रेकडाउन करने के प्रोसेस में बहुत सारा ब्रेकडाउन तो हमने कर लिया, बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, उसको बॉडी से रिमूव करना है, और जो फूड है, जो ऑक्सीजन है, उसके पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट भी करना है, राइट। सो इस चैप्टर के अंदर जो है हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो है हम न्यूट्रिशन लेते हैं और किस तरीके से डाइजेशन होता है, उस न्यूट्रिशन को ब्रेक डाउन करते हैं। देन हम पढ़ेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं हाउ ऑक्सीजन विल इंटर इनसाइड आवर बॉडी, और किस तरीके से हम फूड से एनर्जी को जनरेट करते हैं। एंड देन वी रीड अबाउट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से जो फूड से एनर्जी जनरेट होता है उसको हम पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड देन वी स्टडी अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर जो भी वेस्ट है वो बॉडी से हम कैसे रिमूव करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ प्रोसेस। ओके, थैंक यू। वी विल डू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।